Thank you for watching my JM Friends YouTube channel, JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and press the bell icon. Thank you for watching my JM Friends YouTube channel, JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका सहित यूरोप के कई शहरों में गजा पर इजरायली हमले और फलस्तीन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों का भले इजराइल पर असर नहीं हो रहा है, मगर क्या अमेरिकी सत्ता की गलियारों पर दिखने लगा है? फ्रांस भी अब अमेरिका की भाषा बोलने लगा है, गजा के नागरिकों के हक की बात करने लगा है। हम आज के इस वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान और फलस्तीन की मांग को लेकर दुनिया भर में जितने प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। आमतौर पर मीडिया में खाना पूर्ति की तरह इन प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, लेकिन क्या अब इनका असर अमेरिका पर पड़ रहा है? क्या इसका असर बाइडेन से लेकर ओबामा के पत्र में दिख रहा है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले उन पहलुओं को देखना जरूरी है कि इजराइल के हजारों बम बरसाने के अधिकार का समर्थन करने वाले तमाम देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने मानवता और उदारता का कौन सा शानदार उदाहरण पेश किया है। इजराइल और इजिप्ट को मनाकर रफा की सीमा से मदद की सामग्री रवाना कर दी गई। 2000 ट्रक सामग्री की जरूरत है, मगर गजा के भीतर जाने वाले इन ट्रकों की संख्या 100 या 200 भी नहीं। उधर गजा पर बरसने वाले बमों की संख्या कभी भी हजारों में गिना दी जाती है। दवाएं उनके लिए हैं जो घायल हैं, किसी तरह उनमें सांसें बची हैं। बम उनके लिए हैं जो जिंदा हैं, जिन्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना है। मदद की तत्काल जरूरत तो है, लेकिन जब तक बमों का गिरना बंद नहीं होगा, इससे क्या हासिल होगा? एक तरफ इजराइल अस्पतालों को खाली करने की चेतावनी देता है, दूसरी तरफ ट्रकों में भरकर दवाएं भेजी जा रही हैं। जब लोग ही नहीं बचेंगे, अस्पताल भी नहीं बचेगा, तो इन दवाओं का क्या किया जाएगा? दुनिया के देश 17 दिनों से एक छोटी सी जगह पर हजारों बम गिरा चुके इजराइल को नहीं मना सके, न रोक सके। किसी तरह 54 ट्रकों को इजिप्ट के रास्ते रवाना कर पाए हैं ताकि वहां दवाओं की आपूर्ति हो पाए। क्या इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए? जब मनुष्य ही वहां नहीं बचेगा तो मानवाधिकार और मदद का क्या होगा? यही नहीं, जिस दिन ट्रकों को भीतर जाने दिया गया, उसी दिन सबसे भीषण बमबारी की गई। इजिप्ट की सीमा से अंतर्राष्ट्रीय मदद का पहुंचना शुरू हो चुका है। अन्य देशों के साथ साथ भारत ने गजा के लोगों के लिए 40 टन की मदद भेजी है। 22 अक्टूबर को भारत ने गजा के लिए इजिप्ट सहायता भेजी। वायुसेना का विमान करीब 40 टन की सहायता लेकर रवाना हुआ। इनमें 6.5 टन मेडिकल एड हैं, 32 टन डिजास्टर रिलीफ के लिए हैं। इनमें दवाएं हैं, सर्जरी का सामान, टेंट, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, सैनिटरी आइटम और पानी साफ करने की गोलियां हैं। भारत फलस्तीन और फलस्तीनी शरणार्थियों को UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के माध्यम से मदद पहुंचाता है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र की शिविरों पर भी बम गिरा रहा है, वह पक्के मकानों तक को नहीं छोड़ रहा। इन तिरपालों को भेजकर दुनिया ने शांति और मानवता के लिए क्या हासिल किया? वहां पानी ही नहीं है तो पानी साफ करने की गोलियां किस काम आने वाली हैं? इस सहायता में ईंधन शामिल नहीं है। अल शिफा के नियोनेटल वार्ड के डॉक्टर ने कहा है कि अगर अस्पताल की बिजली चली गई, जो कि होने के आसार हैं, तो एक साथ 55 बच्चों की मौत हो सकती है। पहले कहा गया कि मानवीय मदद के नाम पर इजराइल युद्ध धीमा करेगा, मगर यह तो हुआ नहीं। एक दिन में सैकड़ों हमले करने वाला, हजारों बम गिराने वाला इजराइल को भी यह एहसास क्या होने लगा है कि उसके बमों का जयगान कम हो रहा है। दुनिया भर में फलस्तीन की मांग और गजा के बच्चों और लोगों के मारे जाने को लेकर तूफान ज्यादा मच रहा है। बेशक इजराइल को पश्चिम के कई देशों की सरकारों का पूरा समर्थन मिला, मगर उन्हीं देशों में लाखों की संख्या में जनता बार बार सड़कों पर उतरकर गजा पर होने वाले इजरायली हमले का विरोध भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि इजराइल के पक्ष में प्रदर्शन नहीं हुए हैं, भारत में भी हुए हैं,
मगर उन प्रदर्शनों की संख्या बहुत कम है उनके मुकाबले जो गजा और फलस्तीन को लेकर हुए हैं। क्या इजराइल को अब लगने लगा है कि वह धारणाओं और छवियों की जंग में पिछड़ता जा रहा है? 23 अक्टूबर को इजराइल की सेना ने एक पोस्टर ट्वीट किया और मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इस काले पोस्टर पर लाल और सफेद रंग से लिखा है कि यहां पर एक बेजान पड़ी गर्भवती महिला की तस्वीर हो सकती थी और उसकी बगल में उसके बच्चे की, जिसे हमास आतंकवादियों ने मार दिया। मगर इस प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन के कारण हम आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते। यह पोस्टर ऐतिहासिक है। जिस इजराइल पर युद्ध के तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन नहीं करने के आरोप लग रहे हैं, वही इजराइल ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन के पालन की इतनी चिंता कर रहा है, जिसके पक्ष में दुनिया के तमाम बड़े अखबार और चैनल पत्रकारिता के सभी नियमों को तोड़कर खड़े हो गए हैं। वह इजराइल ट्विटर की गाइडलाइन फॉलो कर रहा है। हर बड़े अखबार और चैनल में हमास के हमले के शिकार परिवारों का इंटरव्यू और उनकी कहानी है। कितने अखबारों में फलस्तीन के बच्चों की माओं और डॉक्टरों की कहानी है। जिस इजराइल पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं, वही इजराइल ट्विटर की गाइडलाइन का कितनी गंभीरता से पालन कर रहा है, वो इस पोस्टर से बता रहा है। इजराइल और हमास की जंग को लेकर हमने अपने शुरुआती वीडियो में बताया था कि किस तरह विक्टिम और विक्टिम ऑफ विक्टिम का इस्तेमाल हो रहा है। विक्टिम फलस्तीन के लिए जो दशकों से इजरायली कब्जे और हमले का शिकार हो रहा है, विक्टिम ऑफ विक्टिम इजराइल के लिए जो फलस्तीन के जवाबी हमलों का शिकार होता है। विक्टिम को हिंदी में पीड़ित कहते हैं। हिंसा और प्रतिहिंसा के कई अनगिनत दौर ने संयम और सद्बुद्धि का बुरादा बना दिया है। जब लकड़ी चीरते हैं तो उससे निकलने वाली धूल जैसी चीज को बुरादा कहते हैं। फलस्तीन के भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई आज की नहीं, दशकों पुरानी है। उसके अधिकार आज नहीं, दशकों से कुचले जा रहे हैं। इजराइल से दुनिया भर में सवाल हो रहे हैं कि उसने इतने वर्षों में फलस्तीन के साथ क्या किया, क्यों किया। यह सवाल तेल अवीव में भी हो रहा है। यहूदी चिंतक भी उठा रहे हैं कि गजा के साथ नरसंहार तो कई दशकों से चल रहा है। तेल अवीव में भी इजराइल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे पास तस्वीरें नहीं हैं, तभी तो वहां के पुलिस प्रमुख ने युद्ध के विरोधियों को गजा भेज देने की चेतावनी दी है। यही अपने आप में काफी है। A Palestinian child once said, "We pray 6 times a day: Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha and जनाजा। एक फलस्तीनी बच्चा दिन में 5 बार नहीं 6 बार नमाज पढ़ता है। छठी नमाज जनाजे की होती है। सोशल मीडिया और मीडिया क्रांति के दौर में आपने फलस्तीन के सवाल और वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में कब इतने विस्तार से जाना था? फलस्तीन का सवाल और गजा, वेस्ट बैंक के लोगों की गुलाम जिंदगी से दुनिया अनजान ही रही। आज तेजी से इन प्रदर्शनों के कारण फलस्तीन का सवाल लोगों तक पहुंच रहा है। बॉस्टन शहर में गजा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए। हमें अमेरिका, बेल्जियम और ब्रिटेन से बहुत सारे प्रदर्शनों के वीडियो मिले हैं। लंदन में लगातार दूसरे हफ्ते प्रदर्शन हुए। 1 लाख लोगों के शामिल होने की रिपोर्ट आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निवास डाउनिंग स्ट्रीट के पास रैली हुई। बर्मिंघम, बेलफास्ट, कार्डिफ और सेल्फोर्ड में छोटे छोटे प्रदर्शन हुए। कार्डिफ में वेल्स की संसद तक 1000 लोगों ने फलस्तीनी झंडा लेकर मार्च किया। मांग की कि युद्ध विराम हो और लोगों तक पूरी सहायता पहुंचे। बेल्जियम से लेकर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया में फलस्तीन के सवाल और गजा के बच्चों और महिलाओं पर बम गिराने के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। न्यूयॉर्क में कई जगहों पर बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। ब्रुकलिन में 5 मिनट की चेतावनी दी गई और उसके बाद 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में भी प्रदर्शन हुआ, बर्लिन में हुआ। जर्मनी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ ज्यूज ने प्रदर्शन किया, जिसमें कई पार्टियों और संगठन के लोग शामिल हुए। इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। फ्रैंकफर्ट, पेरिस, वियना, बुकारेस्ट, बैंकॉक, जॉर्डन के अम्मन सहित अनेक शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं। आप देखेंगे कि इन तमाम शहरों में सड़कों पर उतरे लोगों की
और वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की भाषा बहुत अलग है, प्राथमिकताएं भी अलग हैं। शायद इसीलिए इजराइल को लगता है कि जब तक दुनिया की ताकतवर सरकारें उसके साथ हैं, उसके हमले के अधिकार का वकालत कर रही हैं, तब तक उन्हीं देशों में होने वाले इन प्रदर्शनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यह इजराइल का आत्मविश्वास हो सकता है, मगर प्रदर्शनकारियों का भी आत्मविश्वास अभी नहीं हिला है। वे अपनी मांग और सवालों को लेकर मुखर होते जा रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में कर रहे हैं। मगर हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह इन प्रदर्शनों के कारण अब सरकारों और नेताओं की भाषा बदलने लगी है। जैसे इस पोस्टर पर लिखा है, अमेरिका इजराइल के नस्ल भेद को पैसा देना बंद करे। यहां मौजूद कई पोस्टरों पर लिखा मिला कि नरसंहार बंद हो, एक होलोकॉस्ट दूसरे होलोकॉस्ट को सही नहीं ठहरा सकता। होलोकॉस्ट उस घटना को कहते हैं जब हिटलर ने दम घोटकर लाखों यहूदियों को मरवा दिया। इस पोस्टर पर लिखा है कि पश्चिमी पत्रकारों के हाथ फलस्तीनी खून से रंगे हैं। ब्रिटेन के 2 शहरों में बीबीसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। दोनों जगहों पर बीबीसी की कवरेज की निंदा हुई। बेलफास्ट में बीबीसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। सेल्फर्ड में भी मीडिया सिटी कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन हुआ, जहां बीबीसी का दफ्तर है। जनता का सड़कों पर आना मीडिया के नैरेटिव को भी चुनौती दे रहा है। ज्यादातर मीडिया इजराइल के साथ है, मगर जनता को सड़कों पर देखकर इजराइल को भी पता चलने लग गया होगा कि मीडिया का प्रोपेगेंडा जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है। मीडिया में भी कुछ संस्थानों ने इस प्रोपेगेंडा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इन प्रदर्शनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे देशों पर कब्जा करने, वहां के लोगों के मानवीय अधिकारों को कुचल देने, हिंसा और युद्ध के विरोधी होते हैं। इन प्रदर्शनों में आप देखेंगे कि अमेरिका के दोहरेपन की भी बहुत आलोचनाएं हो रही हैं। केवल अमेरिका में नहीं हो रही, मध्य पूर्व के देशों में भी हो रही हैं, और उन देशों में भी जहां के शासक अमेरिका के हमदर्द हैं और साथ देते हैं। जाहिर है इस वक्त केवल इजराइल के हिसाब से धारणाएं नहीं बन रही हैं। गजा के बच्चों की तस्वीरों ने भी उतनी ही मजबूती से फलस्तीन के साथ जितने भी शोषण हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहे हैं उनको उभारा है। यह तब और साफ होगा जब आप इन प्रदर्शनों में आने वाले लोगों और उनके नारों को सुनेंगे, समझेंगे। इनमें आने वाले वो लोग हैं जो अपने अपने देश में रहते हुए वहां के समाज में मौजूद नस्ल भेदी, रंग भेदी सोच का विरोध करते हैं। आप किसी भी प्रदर्शन के भीतर लगने वाले नारे, पोस्टरों पर लिखे नारों को पढ़ लीजिए, वहां आने वाले लोगों से बात कर लीजिए, पता चलेगा कि इनमें शामिल लोग केवल मुसलमान नहीं हैं, जबकि धारणा बनाई जा रही है कि इनमें केवल मुसलमान हैं। इसकी वजह भी हमास ही है, जिसने हमले के साथ मजहब का इस्तेमाल किया। हमास के हमले के कारण भले ही फलस्तीन का सवाल मुख्य धारा में आया है, मगर धार्मिक रंग देने से यानी इस्लामीकरण करने से इसे धक्का भी पहुंच रहा है। स्कॉटलैंड के शहर डंडी की आबादी ठीक से 1.5 लाख भी नहीं है। यहां भी प्रदर्शन हुए हैं। सोशलिस्ट और छात्र संगठनों के प्रदर्शन थे, जिनमें आम लोग भी शामिल नजर आए, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए। इसी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री ने कहा है कि वे गजा के शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। इजराइल चाहे जितना भी इन प्रदर्शनों को खारिज करे, अनदेखा करे, मगर उसे एहसास तो है कि पहली बार उन्हीं पश्चिमी देशों में इस तरह से जनता सड़कों पर उतरी है जहां उसकी पूजा होती थी। इन प्रदर्शनों का वहां की सरकारों पर आज न कल असर तो होगा ही। भले ही अमेरिका और फ्रांस उसके साथ हैं, लेकिन दिखावे के लिए ही सही उन्हें इन प्रदर्शनों की भी आवाज सुननी पड़ेगी। इजराइल को लगता है कि इन प्रदर्शनों का मुकाबला प्रोपेगेंडा से किया जा सकता है। 17 दिनों के अनुभवों से लगता है कि इजराइल की यह रणनीति बहुत ज्यादा कारगर नहीं रही। इजराइल की सेना के ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो अंग्रेजी में कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वह इनसे खास हासिल नहीं कर पाया। तो अब गजा पर बम के साथ साथ आंसू भी गिरा रहा है। उसकी सेना आईडीएफ ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें सेना कहती है कि गजा और इजराइल की एक ही समस्या है, हमास। वो जो रॉकेट इजराइल पर दागते हैं उनमें से 5 से 10% मिसफायर या फेल होकर गजा में गिरते हैं।
गजा के लोग अपने ही नेताओं के हमले का शिकार हैं, जैसा कि अल अहली अस्पताल के केस में हुआ। 2 हफ्तों में हमास और इस्लामिक जिहाद ने 7,000 रॉकेट दागे, इसमें 550 गजा में ही गिर गए, यह इजराइल का दावा है। एक अन्य वीडियो में कहा गया है कि हमास गजा के मस्जिदों के पास से हमले कर रहा है। आईडीएफ ने ऐसे भी कई ट्वीट किए हैं जिनमें बताया गया है कि यूएन के दफ्तरों, स्कूलों और मस्जिदों के पास रॉकेट लॉन्चर हैं। अपने वीडियो में आईडीएफ कहती है कि पानी के लिए जो ईंधन इस्तेमाल होना चाहिए उसे हमास इस्तेमाल कर रहा है। हमास की सरकार ने कभी भी बिजली और पानी में निवेश नहीं किया और यह गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इजराइल बिजली काट देता है। तो गजा की एक ही समस्या है, हमास। हमास को समस्या बताने का प्रोपेगेंडा या उसका पैटर्न बहुत पुराना है। आप अफगानिस्तान, इराक का इतिहास पलटेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह के प्रोपेगेंडा से उम्मीद रहती है कि वहां की जनता वहां के नेतृत्व के खिलाफ अपने आप विद्रोह कर दे। मगर इजराइल का यह प्रोपेगेंडा गजा के लोगों पर इस वक्त असर करता नहीं दिख रहा, ना ही उन प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर असर कर रहा है जो अलग अलग देशों में आए दिन गजा पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। उनकी प्राथमिकता में केवल गजा के आम नागरिक हैं और उनकी जिंदगी है। गजा के लोगों की नजर में भी पीएलओ कोई विकल्प नहीं है। 88 साल के मोहम्मद अब्बास भी अब विकल्प नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ भी असंतोष के उभरने की खबरें ज्यादा पढ़ने को मिल रही हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इराक युद्ध से पहले पश्चिम के देशों ने झूठ बोला कि सद्दाम हुसैन के पास नरसंहार के रासायनिक हथियार हैं। इजराइल और इजराइल के दोस्त देशों के हुक्मरान इस वक्त कुछ भी कहें, जनता के बड़े हिस्से के बीच उनकी बातों की विश्वसनीयता बहुत कम है। आप देखिए, शुरू में हमास की निंदा करते हैं, फिर फलस्तीन की मांग पर जोर देने लगते हैं और अब बहुत तेजी से यूरोप और अमेरिका का नेतृत्व या पावर सर्किल गजा के आम नागरिकों पर हमले को रोकने की बात करने लगा है। इस वक्त इजराइल को लग रहा है कि पश्चिमी देशों के नेता शायद खाना पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इजराइल भी इसी तरह की खाना पूर्ति करने लगा है। जैसे इजराइल के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हमास और फलस्तीनी उनकी नजर में एक हैं, फिर जो बाइडेन ने कहा कि दोनों एक नहीं हैं, फिर इजराइल की सेना ने कह दिया कि हमास के कारण गजा के लोग भुगत रहे हैं। मगर इजराइल को पता होना चाहिए कि अब वो दुनिया नहीं है जहां केवल उसी के पक्ष में राय नजर आती थी। आज की दुनिया में फलस्तीन भी दिख रहा है, उसकी राय भी है। इजराइल के दोस्त अपने देशों में फलस्तीन के लिए होने वाले तमाम प्रदर्शनों को अभी तक रोक नहीं पाए, ना कुचल पाए। इसलिए हमें लगता है कि अब इन प्रदर्शनों का सरकारों पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत ने पहले आतंकवादी हमले की निंदा की, मगर कई दिनों के बाद फलस्तीन की मांग को उठाया और फिर कुछ दिनों के बाद गजा के लोगों के लिए मदद की सामग्री भेज दी। हम इस संदर्भ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पत्र की बात करना चाहते हैं। ओबामा ने अपने पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्टैंड की बहुत सराहना की है। हमास के हमले की विस्तार से निंदा करते हुए ओबामा ने लिखा है कि वे इसके जवाब में हमास को मिटा देने के इजराइल के अधिकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन यह भी लिखते हैं कि हमें इसे लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि इजराइल हमास के खिलाफ अपनी लड़ाई को कैसे अंजाम देता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बार बार कहा है कि इजराइल की सैनिक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें वो कानून हैं जिसके तहत आम नागरिकों पर हमला करना अपराध है। इन मूल्यों का पालन करना इजराइल के लिए भी जरूरी है। इन मूल्यों का पालन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत बनाने और सहयोगी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। यह सब भी इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओबामा के कार्यकाल में मध्य पूर्व के देशों पर बम गिराने का जो इतिहास रहा है, किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया गया, यह दुनिया जानती है, शायद इजराइल भी, आप भी जानते हैं। उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ओबामा भी बाइडेन के उस बयान के पीछे नजर आते हैं जिसमें उन्होंने युद्ध के समय अमेरिका की गलतियों की तरफ इशारा किया था।
ओबामा का यह पत्र बता रहा है कि अमेरिका के शहरों में होने वाले प्रदर्शनों को अनदेखा करना अब मुश्किल हो सकता है। उसे केवल मुसलमानों का प्रदर्शन नहीं बताया जा सकता, उसमें अमेरिका के भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत में इजराइल पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओबामा की नसीहत से साफ है कि इजराइल उन मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है। ओबामा ने यह नसीहत युद्ध शुरू होने के 17वें दिन दी है। जो बाइडेन तो तीसरे दिन से दे रहे हैं। ओबामा के इस पत्र में केवल इजराइल को लेकर चिंता नहीं है, बल्कि जिस तरह से दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें अमेरिकी दोहरेपन को उजागर किया जा रहा है, उससे भी ओबामा चिंतित लगते हैं। आप देखेंगे कि बाइडेन ने जिसे फुटनोट की तरह कहा, यानी बहुत बाद में कहा, कहने के लिए कहा, ओबामा उस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और यह नसीहत एक तरह से बाइडेन को भी दी जा रही लगती है। ओबामा लिखते हैं कि इजरायली सरकार ने जिस तरह से भोजन, पानी और बिजली की सप्लाई काट दी है, इससे वहां की बंदी बना ली गई आबादी के लिए पैदा हुआ मानवीय संकट और गहराता जाएगा। पीढ़ियों तक फलस्तीनियों के मन में दरारें पड़ जाएंगी, नफरत भर जाएगी, इजराइल के लिए ग्लोबल समर्थन कम होता जाएगा। ओबामा के पत्र का यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है। वे गजा के लिए कैप्टिव पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं, यानी ऐसी आबादी जो बंदी बना ली गई है, कैदी की तरह जीती है। यह शब्द ही बताता है कि इजराइल भले ही अमेरिका से बम और बंदूक हासिल कर ले रहा है, मगर वह काफी कुछ खोता भी जा रहा है। ओबामा ने युद्ध के विनाश को समझने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख और बाकी कई वेबसाइट के भी लेखों को साझा किया है, जिसमें इजराइल और फलस्तीन के संघर्षों का इतिहास है। इसका मतलब ही यही है कि दुनिया फलस्तीन की मांग और उसके साथ हुई यातनाओं की तरफ लौट रही है। इसलिए दुनिया भर में होने वाले इन प्रदर्शनों के असर को नए सिरे से देखने की जरूरत है। ओबामा ने लिखा है कि युद्ध हमेशा दुखद होता है, त्रासद होता है। बहुत सावधानी से किए गए हमले में भी नागरिक शिकार हो जाते हैं। जैसा कि इजराइल के दौरे पर गए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका भी कई बार युद्ध के समय इन उच्च मूल्यों का पालन करने में असफल रहा है। 9/11 को हुए आतंकी हमले के बाद हम भी युद्ध में गए थे। हमारी सरकार अपने सहयोगियों की सलाह भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब जिस तरह से हजारों इजरायलियों का नरसंहार हुआ है, हम समझते हैं कि बहुत से इजरायलियों की सरकार से मांग होगी कि वह हमास को खत्म करने के लिए जो भी कर सकती है करे। ऐसा लगता भी है कि हमास का नेतृत्व नागरिकों को ढाल बना रहा है, मगर इसके बावजूद भी दुनिया इस इलाके को बहुत बारीक निगाह से देख रही है। ओबामा कहते हैं कि इजराइल का कोई भी रणनीतिकार अगर इसे अनदेखा करता है, नागरिकों के मारे जाने को नजरअंदाज करता है, तो अंत में यह उसके लिए भारी पड़ेगा। इस पत्र से गुजरते हुए अमेरिका और बाइडेन का अकेलापन नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे समझ आ गया है कि वह भी जनमत में पिछड़ रहा है। इजराइल को वह कई स्तर पर नसीहत दे रहा है, मगर कब तक नसीहतों के सहारे अपनी साख बचाएगा। बार बार होने वाले इन प्रदर्शनों से अमेरिका को समझ में आ गया है कि जनता की राय को अब लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन प्रदर्शनों में आने वाले लोग अमेरिका को संदेह की निगाह से देख रहे हैं। कई जगहों पर जुर्माना है, पुलिस की रोक है, फिर भी लोग आ रहे हैं और अभी तक सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुए हैं। तो बाइडेन पर भी दबाव है। अमेरिकी सीनेट के 55 सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि इजराइल पर दबाव डालिए कि वह गजा के आम लोगों को निशाना न बनाए। इन प्रदर्शनों का दबाव लगता है फ्रांस पर भी दिख रहा है। मैक्रो इजराइल पहुंचे हैं। खबर है कि वे वेस्ट बैंक भी जाएंगे और रमाल्ला में पीएलओ के नेता मोहम्मद अब्बास से मुलाकात करेंगे। फ्रांस 24 नाम के न्यूज चैनल और वेबसाइट ने लिखा है कि वेस्ट बैंक में मोहम्मद अब्बास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त वे गजा और वेस्ट बैंक के लोगों में बहुत ज्यादा भरोसेमंद नेता के रूप में नहीं देखे जा रहे। यही कारण है कि इजराइल के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर भी दुनिया की नजर है। मैक्रों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया, मगर फ्रांसीसी समाचार एजेंसी एएफपी ने कहा है
कि मैक्रों नागरिक आबादी की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाएंगे, साथ ही गजा में सहायता पहुंचाने के लिए समझौते की बात रखेंगे। मैक्रों ने अपील की है कि इजराइल टकराव को और ना बढ़ाए। फ्रांस ने कहा है कि हिजबुल्लाह के संपर्क में है। नेतन्याहू ने 23 अक्टूबर को कहा कि हिजबुल्लाह ने युद्ध में शामिल होने की कोशिश की तो लेबनान के लिए नतीजा भयानक होगा। मैक्रों ने जेरूसलम में कहा कि जो हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। मैं यहां अपनी सॉलिडेरिटी जाहिर करने आया हूं। उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य बंधकों की रिहाई है। तो हमास ने अभी तक 4 बंधकों को रिहा किया है। इनमें 2 इजरायली अमेरिकी मूल की हैं और 2 इजरायली हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि उन्होंने बंधकों की रिहाई और गजा से निकालने में मदद की है। कतर सरकार ने इसमें मध्यस्थता की है। दोनों शिकागो से हैं। इनकी सेहत ठीक से बताई जा रही है। इजराइल की ओर से भी पुष्टि की गई है कि दोनों महिलाओं को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि 222 बंधक हैं। बाइडेन ने कहा कि इजरायली बंधकों की रिहाई तक जमीनी कार्रवाई को टाल दें। वे अपने दौरे के दौरान भी कह गए थे कि उनके लिए बंधकों की रिहाई से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। मगर 23 अक्टूबर को रॉयटर्स में छपा है कि ऊर्जा मंत्री ने जर्मन अखबार को इंटरव्यू दिया है कि बंधकों के चलते इजराइल जमीनी कार्रवाई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल बंधकों को घर लाने का हर संभव प्रयास करेगा। अगर हमने मन बना लिया तो इस वजह से हमारी कार्रवाई में अब कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, फिर चाहे वो जमीनी ही क्यों ना हो। हमास चाहता है कि हम उनसे बंधकों को लेकर बातें करें और सैनिक हमला ना करें, तो यह नहीं होने वाला। अमेरिका के विदेश सचिव न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। ब्लिंकन मध्य पूर्व के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की मंत्रियों की बैठक में बोलेंगे। इजराइल के अखबार हारेत्स ने खबर दी है कि वहां पर बंधक बनाए गए लोगों के परिजन भी होंगे और प्रदर्शन करेंगे। 24 अक्टूबर की सुबह जो बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू से बात की और कहा कि वे सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने और अमेरिकी और फलस्तीनी नागरिकों के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया करवाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन के इस बयान की निंदा भी हो रही है कि इजराइल बंधकों की रिहाई तक जमीनी कार्रवाई को टाल दे। सवाल उठ रहा है कि इसके बाद गजा के आम नागरिकों के साथ क्या होगा। बाइडेन ने यह भी कहा है कि गजा में मानवीय सहायता पहुंचती रहे, इसकी बहुत जरूरत है। रॉयटर्स में चीनी मीडिया के हवाले से लिज ली की रिपोर्ट छपी है कि चीन के विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा कि यह टकराव युद्ध और शांति के बीच एक बहुत बड़ा चुनाव है। हम किसी भी समझौते का समर्थन करेंगे अगर वो शांति के हक में होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि चीन इजराइल और फलस्तीन के बीच सुलह के लिए जो योगदान दे सकता है देगा। चीन के विदेश मंत्री ने भी इजराइल से कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, मगर उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हम भारतीय चीन के रिकॉर्ड को बहुत ठीक से जानते हैं। चीन मध्य पूर्व में अपनी जगह बनाने के लिए यह सब कर रहा है, मगर अभी भी वहां के शासक अमेरिका के एक बहुत करीब नजर आते हैं। नेतन्याहू ने 17 दिनों तक पूरी ताकत से गजा पर हमला किया। इस हमले से नेतन्याहू इजराइल के लिए क्या हासिल कर पाए? गजा के आम लोगों पर जो तबाही आई है उसने इजराइल को दुनिया भर में कमजोर साबित किया है। ओबामा की इस पंक्ति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसा करने से इजराइल के लिए भविष्य में। Thank you for watching my JM Friends YouTube channel, JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and press the bell icon. Thank you for watching my JM Friends YouTube channel, JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and